सलोनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी शादी कानपुर में हुई, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सलोनी का तलाक हो गया और अब वो वापस अपने माता-पिता के साथ पुणे में रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, लव मैरिज, वो भी दूसरे धर्म में। न जाने कितनी मुसीबतों से लड़कर सलोनी ने अपने प्यार को पाया था। सलोनी और उसका पति अहम दोनों 5 साल के रिश्ते को बड़ी मुश्किल से शादी का नाम दिया था। दोनों के बीच में प्यार बहुत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी शादी 3 महीने भी नहीं टिकी। दरअसल शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई तो सब कुछ अच्छा था। अहम के घर वालों ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी के पुराने राज अगर दफन हो ही रहें तो ही अच्छा होता है। लेकिन अगर वो राज आज पर भारी पड़ गए तो हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। वैसे मैं अहम को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 5 साल के रिलेशनशिप में बिताया गया एक लम्हा हम दोनों को याद था। इनफैक्ट शादी के लिए मुझे अहम ने ही प्रपोज किया था, जिसे मैं ना नहीं कह पाई। हम दोनों को लगा था कि शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन बना देंगे। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसे बदला जैसे भयानक सपना। सुहाग रात से ही अहम कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैं सज धज कर पूरा श्रृंगार किए सेज पर अहम का इंतजार कर रही थी, पर वो आधी रात तक नहीं आया। रात के 3 बजे हो रहे थे कि तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकाया। मुझे तब पता था कि अहम ही होंगे। मैंने भी गुस्से में दरवाज़ा खोल उन पर बरसने ही वाली थी कि मैंने जो देखा उसे देख के मेरे पूरे बदन का खून जम सा गया। अहम की शेरवानी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उनके जिस्म से किसी लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी। उनकी आंखें लाल और मुंह के आसपास कच्चे मुंह के मांस के टुकड़े लगे थे। सलोनी, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते थे, ये सब क्या है? मैंने पूछा ही था कि अहम ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं दीवार के कोने में जा गिरी। अहम का ये बर्ताव मेरी समझ के पार था। मैं करती भी क्या? अपनी सुहाग रात वाली रात को कमरे के कोने में बैठकर मैं रात भर रोती रही। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई है। क्योंकि शादी के बाद कुछ दिनों बाद ही हम बहुत गुस्सा करने लगे थे। अक्सर मुझसे बात करते समय उनकी आवाज़ भारी हो जाती। ऐसा लगता है जैसे कोई और उनके अंदर है और मुझसे बात कर रहा है। तभी तो अचानक ही नींद में उठकर बड़बड़ाने लगते थे। सलोनी, हम तुम अब मुझे परेशान करने लगे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। और बात बात पर इतना गुस्सा कब से करने लगे? हम तो मैं गुस्सा करने लगा हूँ? ज़रा तुम अपने आप को देखो। शादी क्या कर ली, तुम तो सर पर ही बैठ गई हो। दिमाग खोल कर सुन लो, मुझे ये रोज़ रोज़ की चिक चिक पसंद नहीं। अगर ज़्यादा परेशान किया तो अभी तलाक दे दूंगा, समझी? इतना कहकर हम चले गए। इस तरह की लड़ाई झगड़े सुबह शाम का नाटक हो गया था। डर के मारे मैं कुछ कहती भी नहीं, तो भी अहम खामखा मुझ पर गुस्सा करने चले जाते। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हम दोनों शादी के बाद एक बिस्तर पर कभी नहीं सोए। फिर एक रात प्यास के कारण जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अहम की आंखें मुझे ही देख रही हैं। उनका चेहरा इंसान और आधा किसी चुड़ैल का था। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जैसे मेरे खून की प्यासी हों। अहम का शरीर पूरी तरह से हवा में देखकर मेरे जिस्म का रोंग रोंग सिहर उठा। पर मेरे पलक झपकते ही फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई औरत मेरे सीने पर बैठी मेरा सीना चीर रही हो। मैं चलते चलते गिर जाती जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। खाना बनाते समय कभी मेरा हाथ जल जाता तो कभी मेरे साड़ी का पल्लू। बहुत अजीब व गरीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगी, जो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। पर माँ बाप को हमेशा मैं यही बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा भी मेरे झूठ को सच मानकर खुश हो जाते। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात से थी कि मेरी सास ये सब देखकर भी चुप थी। फिर एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, सलोनी माँ, आपके बेटे का घर बसने से पहले ही टूटने वाला है और आप हैं कि चुप्पी से शादी सब कुछ देखती रहती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं और ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरी सास को पता था कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कागज़ थमाते हुए कहा, बेटा, इस कागज़ में जो भी लिखा है उसे अहम के सोने के बाद आहिस्ता से उसके कान में पढ़ना, तुम्हें अपने आप सच का पता चल जाएगा। इतना कहकर मेरी सास मेरे पास से चली गई। मुझे अब अहम के सोने का इंतज़ार था। फिर रोज़ की तरह लड़ने झगड़ने के बाद हम सो गए। आधी रात का पहर हो चुका था। मैंने 12 बजे के
अहम को जगाने की कोशिश की पर वो नहीं जागे। तब बहुत हिम्मत करके मैंने सासू माँ का दिया हुआ वो कागज़ निकाला, उसे आहिस्ता से अहम के कानों में पढ़ना शुरू कर दिया। कागज़ पढ़ते हुए सरीन, देख मैं आ गया, तेरा शौहर आ गया तुझे लेने के लिए, चल जल्दी से तैयार हो जा, निकाह पढ़ने जाना है। वह अभी कागज़ पर लिखा पढ़ ही रही थी कि इतने में अहम का शरीर उड़ने लगा। उनके हाव भाव भारी पूरी तरह से बदल चुके थे। जो बदन अपने सुडौल और हुश-पुश हुआ करता था उसमें एक नजाकत उतर आई थी। फुल्कियों का मौन, कमर की लचक, वो चाल अहम पूरी तरह से बदल चुका था। मैं बस एकटक चुपचाप अपने पति अहम को देख रही थी। सच कहूँ तो मेरे शरीर में डर के मारे ठंडा पड़ चुका था। मुझे डर लग रहा था मेरे पति के चारों तरफ एक अजीब सा काला साया है और एक बार फिर से अहम के जिस्म से लाश के सड़ने की बदबू आने लगी थी। अहम मेरे बगल से उठकर सीधा आईने के सामने बैठ गई और अगले ही पल अपने चेहरे पर मेकअप और हाथों में मेहंदी लगाने लगे थे। पूरा श्रृंगार कर जब मैंने उनको देखा तो वे बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गए थे। अहम, आपको याद क्या है? क्यों, क्या कर रहे हो तुम ऐसा? अहम, बात करो मुझसे, मैं आपकी पत्नी सलोनी बोल रही हूँ। अहम, तुम मुझे सुन भी रहे हो? मेरे इतना बोलने पर भी अहम ने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा, पर जब जैसे ही मैंने उन्हें छूना चाहा तो अहम ने मुझे एक फूंक से दीवार के कोने में पटक दिया। अहम, दूर हट जा मेरे से, दूर हट जा, खबरदार अगर छूने की कोशिश की तो ये मेरे शौहर हैं, मेरी उनसे सगाई हुई है। तुझे मैंने इतना तड़पाया फिर भी तुझे अकल नहीं आई? याद रख, अगर तूने भी मुझे मेरे अहम से जुदा करने की कोशिश करी तो मैं अहम के अब्बू की तरह तुझे भी अहम के हाथों ऊपर पहुंचा दूंगी। मैं तभी समझ गई थी ये मेरा अहम ही हो ही नहीं सकता। जो अहम मेरे ऊपर जान छिड़कते थे वो मुझसे इतनी नफरत कर ही नहीं सकते। मैं अहम से कुछ पूछती इससे पहले ही मैंने देखा कि आईने में एक बेहद डरावनी और खूंखार से चेहरे का अक्स दिखाई दे रहा था, जो देखने में किसी चुड़ैल का था जिससे हम अपनी जान की भीख मांग रहे थे। हम, जरीन, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मेरा बचपन का प्यार थी। माना मैंने तुमसे सगाई की थी पर अब तुम इस दुनिया में जा चुकी हो। मैं भी अब किसी और का अपना चुका हूँ, अपनी जिंदगी बना चुका हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ जरीन, प्लीज मुझे आज़ाद कर दो। मैं अपनी सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ। अहम की आंखों में आंसू थे। वो अभी भी मुझे ही चाहते थे, अपना मानते थे और उनके जिस्म पर किसी और का साया था जिसका नाम था जरीन। सलोनी, कौन थी ये जरीन और क्या नाता था उसका मेरे पति अहम के साथ? मैं अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी सासू माँ भी अपने हाथों में एक ताबीज लिए मुझे संभालते हुए मेरे पास चली आईं। देख बेटा, मेरे बेटे को चुड़ैल ने किस तरह सालों से अपने कब्जे में कर रखा है। एक बार हमने बहुत हिम्मत कर इस जरीन से अपने बेटे को छुड़वाने की कोशिश करी थी और इस चक्कर में जरीन ने अहम के अब्बू को खा लिया। सबसे हैरत की बात यह है कि अहम को आज तक कभी पता नहीं चला कि उस दिन उस पर किसी चुड़ैल का साया है, जो अहम किसी को बता नहीं सकता। सलोनी, पर माँ, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे अहम को आज़ाद किया जा सके? मेरे इन सवाल पर माँ ने सोचते हुए कहा, बेटा, एक रास्ता है और वो जिंदगी भर की सजा बन जाएगा तेरे लिए। कैसा रास्ता माँ, और कौन सी सजा की बात कर रही हो? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर मुझे क्या करना होगा? उसके बाद माँ ने जो कहा उसे सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिलानी है तो मुझे उस जरीन को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना होगा। उसकी आत्मा को अपने शरीर में संजो कर रखना होगा, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी अहम से नहीं मिल पाऊंगी। मुझे अहम को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा, वरना जरीन अहम को देखते ही मुझ पर हावी हो जाएगी और शायद फिर जरीन अहम को मार भी सकती है। इसका मतलब साफ था कि मेरे हाथों ही मेरे प्यार, मेरे अहम की मौत। खुदा ने मेरे सामने कैसी परिस्थिति खड़ी कर दी थी। अब मुझे अपने ही प्यार के लिए उससे दूर जाना था, वो भी इतना कि कभी उसका चेहरा भी नहीं देख सकती। वो प्यार जो मेरे लिए सब कुछ था, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई थी, वो भी मेरे पास आने के लिए जरीन के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो अपनी जान तक देने को तैयार था, तो क्या मैं उसके भले के लिए उससे दूर नहीं जा सकती थी? सच कहूँ तो मैंने उसी वक्त अपना मन बना लिया था कि मैं अहम को उस चुड़ैल से आज़ाद करके रहूंगी। मेरे पूछने पर माँ ने बस इतना कहा, बेटा, तुझे जरीन की कब्र पर जाकर अपने बाल, अपने कपड़े और नाखून का टुकड़ा उसी कब्र पर गिराना होगा। तो ही जरीन की आत्मा अहम का शरीर छोड़कर तुम्हारे शरीर में आएगी। डर मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पर याद रखना बेटी, ये रास्ता उतना भी आसान नहीं होने वाला है, पर वादा कर बेटी, फिर कभी तो हमको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। सलोनी, माँ, मैं अब
हमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी मैं अहम को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। वादा कर हम दोनों कब्रिस्तान की ओर चल दिए। कुछ देर बाद ही माँ और मैं जरीन की कब्र के आगे खड़े थे। मैंने अभी कब्र की मिट्टी को छुआ ही था कि तेज हवाएं चलने लगी और उस कब्र से निकला काला साया मेरे जिस्म को चीरने लगा था। मेरे पीछे मेरी सासू माँ हाथ में ताबीज लिए मेरी हिफाजत के लिए खड़ी थी। दोस्तों, आज की कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।